Very good morning to everyone. Those are watching this video. This is Sanjay Singh. I welcome you in my concept classes. मेरे डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज पॉलिटी का 8वां चैप्टर जो है, जिसको हम लोग यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से भी जानते हैं। तो मेरे मित्रों, मैं आपको एक चीज बात बोल दूं कि जो पिछला लेक्चर था, जो 7th चैप्टर था इंडियन पॉलिटी का, उसमें हमने बात करी थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? डीपीएसपी की। ठीक है, डीपीएसपी की। यहाँ पर हम डीपीएसपी की बात करेंगे। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के निर्देशक तत्व। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बोला था आप लोगों से कि शायद हो सके मैं एक लेक्चर आपके लिए लेकर आऊं और बचेगा। तो मेरे मित्रों में वो क्यों मैं बोल रहा था, मुझे लगा कि 12 से 36 जो आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट को कवर करके चल रहे हैं, लेकिन ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं भूल गया था। मुझे एग्जैक्ट मालूम था कि यानी कि 12 से 35 आर्टिकल्स जो है फंडामेंटल राइट को कवर करके चलते हैं, और 36 से 51 ये सारे जो यानी कि आर्टिकल्स हैं, ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कवर करके चलते हैं। आपको सभी को मालूम है, यहाँ पर मुझे लेक्चर लेके आता हूँ मोस्टली यूपीएससी, आईएएस एंड पीएससी के लिए लेकर आता हूँ। उसमें यानी कि ये कुछ यानी कि पार्ट ऐसे ऐसे क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं जो एसएससी में भी पूछ लिए जाते हैं, आपके रेलवे में भी, और ट्रिपल एससी में भी। ठीक है, तो यूके ट्रिपल एससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, ठीक है, चाहे बिहार ट्रिपल एससी हो, इन तीनों में आपके यानी कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं मोस्टली। तो आशा करता हूं आप लोगों को लेक्चर अच्छे लगते होंगे। आप लोगों को मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरे को कोई फीस दीजिए, कुछ भी करिए। मोस्टली आपसे रिक्वेस्ट ये रहती है, आप जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर के लीजिए, शेयर के लिए लोगों को कहिए कि यानी कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके जितना हो सके वीडियो को सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने का पर्पज यही है कि आप लाइक करिए वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि जैसे कि अगर किसी ने फंडामेंटल राइट को समझ लिया, तो उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी समझना बहुत जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि कुछ हम लोग फंडामेंटल राइट, अगर कोई हमारा फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करता है, तो हम कोर्ट को यानी कोर्ट में दावा कर सकते हैं कि तुमने हमारा यानी कि इसका हनन किया है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक जस्ट देखा जाए वो भी एक यानी कि एक राइट्स है हमारे, जो यानी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं, लेकिन उनके वायलेट होने पर हम यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में सॉरी हम यानी कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में उसे रिपील नहीं कर सकते, उसको यानी कि दावा नहीं कर सकते कि तुमने हमारा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्यों दबाया। तो उसी के बारे में मैं बताऊंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो पार्ट 4 में दिया गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ये जो आर्टिकल्स है 36 से कहां तक लेकर चल रहा है? 51। ठीक ठीक, ये थोड़ा गलत हो गया, 51 ये गलत आ रहा है, खाली 51 तक है। ठीक है, और जो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने बोरोड किया था इस पर्टिकुलर फिनोमिना को, इस पर्टिकुलर यानी कि जो पर्टिकुलर यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, ये लिए गए थे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और आयरिश वालों ने इसे कॉपी किया था कहां से? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि आयरिश कॉन्स्ट यानी कि जो फंडामेंटल यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इनको कहां से लिया गया था और उन्होंने फिर कहां से लिया था? तो ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिया था कब? 1937 में। और ये यानी कि 1937 यानी कि 1937 में जो यानी कि ये वहां पर जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया था, उन्होंने ये कॉपी किया था कहां से? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जब हमने अपना संविधान बनाया, तो हमने क्या किया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीजें हमने बोरो की। बोरो मतलब यानी कि लेना। और लेकिन ऐसा ही हमने थोप नहीं थी अपने लोगों पर, हमने हमारे यहाँ की यानी कि गतिविधियों को देखा और फिर सोचा कि एक्चुअल में क्या सुटेबल रहना चाहिए हमारे कैंडिडेट्स के लिए, हमारे सिटीजन्स के लिए। तो हमने उसी तरीके से अपने यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा और लोगों को उसके बारे में समझाया। सो आशा करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हमारे जो बहुत ही बड़े यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जिनको हम यानी कि बहुत ही सम्मान से पुकारते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि यानी कि जो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये जो प्रिंसिपल है, उनको एक नोवल फीचर यानी कि बोला गया, नोवल फीचर है। ठीक है, नोवल विचारधारा है, नोवल फीचर्स हैं किसकी? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर उसके बाद यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है अलोंग विद द फंडामेंटल राइट्स, अगर इनको यानी कि कंटेन करके चला जाए, तो ये एक फिलोसॉफी हो जाती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, एंड इसको यानी कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ग्रानविले ऑस्टिन डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड द
फंडामेंटल राइट एज ए कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रैनविले ऑस्टिन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स को यानी कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का एक किस्म से आत्मा कहा। उन्होंने कहा कि ये एक किस्म से भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में क्या है, आत्मा का काम करेगी। अगर ये निकल जाए तो भारत के संविधान का अस्तित्व ही खत्म है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स यानी कि लोगों को अधिकार दे रहा है। यहाँ पर ये जो अधिकार है किसके लिए है, ये वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए है। सारे अधिकार जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितनी भी बात करी मैंने, ये सभी किसके लिए है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट एंड वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल पीपल। सो दीज थिंग्स वी कॉल एज ए सोल ऑफ द अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो गेटिंग माई पॉइंट, नाउ we have some features of the directive principle of state policy. As I told you very earlier, जब भी मैं किसी चीज को पढ़ाता हूं तो 1 by 1 पढ़ाता हूं, तो लाइक दैट मैं यहाँ पर भी वैसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेकर चल रहे हैं कि फ्रेज ऑफ द यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पहला क्या है यहाँ पर कि देखिए, द फ्रेज ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी डिनोटेड टू द ideal that the state should keep in mind of formulating the policies and the enacting laws। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब भी राज्य का मतलब मैंने स्टेट की परिभाषा 7 चैप्टर में बता रखी है शुरुआती दौर में ही। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ऐसा करिए, अगर लेक्चर में जाना चाहे लेक्चर से देख लीजिए, वरना अगर आपको बुक से कम समय में पढ़ना है तो आप एम लक्ष्मीकांत की बुक खोलिए, वहां पर लिखा होगा डेफिनेशन ऑफ द स्टेट्स। उसके अंदर सभी चीजों को बताया गया एक्चुअल में वहां पर स्टेट किस किस को बोला है। तो वही सेम मीनिंग यहाँ पर स्टेट की इसमें भी रखी गई है आर्टिकल यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो ये इसमें बताया कि स्टेट जो है ये कोई भी लॉ या कोई भी यानी कि पॉलिसी इनेक्ट करेगा, वो अपने दिमाग में इन सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को रखकर चलेगा, इनको वॉयलेट नहीं करेगा, ठीक है। These are कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन। ये क्या है, सभी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन या संवैधानिक इंस्ट्रक्शन दी गई है जो रिकमेंड की गई है टू द स्टेट को इन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो आर्टिकल 36 है इन टर्म्स ऑफ द पार्ट ऑफ स्टेट हैज सेम मीनिंग, यानी कि आर्टिकल 36 यहाँ पर क्या बताया, जैसे उसमें 12 यानी कि आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन के बारे में था, सिमिलरली आर्टिकल 36 भी यहाँ पर यानी कि स्टेट की डेफिनेशन के बारे में बताता है। और आर्टिकल 36 का मतलब क्या हुआ कि स्टेट की डेफिनेशन जो सेम यानी कि आर्टिकल 12 बता रहा था, क्या बोलते हैं हमारा पार्ट 3 में ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के लिए, सेम वही मीनिंग यहाँ पर भी है, यही यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है। तो ये मैंने आपको 2 ही लाइन में बता दिया। Therefore मैं कह सकता हूं it include the legislative and executive organ of the central and the state government। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर इसके बेस पे मैं कहना चाहूं कि ये इंक्लूड करके चलता है क्या, ठीक है, ये इंक्लूड करके चलता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ऑल द लोकल अथॉरिटीज एंड ऑल द अदर पब्लिक अथॉरिटीज इन द कंट्री। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितनी भी हमारी लोकल अथॉरिटीज हैं, ठीक है, अथॉरिटीज एंड ऑल द अदर पब्लिक अथॉरिटीज, वो सभी कंट्री के अंदर है, उनको सभी को क्या करके चलता है, उन सभी को इंक्लूड करके चलता है, ठीक है। कौन कौन सी, जैसे लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और कुछ जो लोकल अथॉरिटीज हैं जो हमारी कंट्री के अंदर इनकी स्टेट के हिसाब से काम कर रही हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि सेकंड पार्ट ये बोल रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इनुमरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1935 इन द वर्ड ऑफ द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। The directive principles, like the instruments of the instructions which were issued to the Governor General and to the Governor of the colonies by the India by the British government under the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उनको यानी कि क्या बोलते हैं, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट थे इंस्ट्रक्शन के, जब यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लगाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया था 1935 में, उसी की विचारधारा को यानी कि वो शब्द थे वहां पर, और यहाँ पर उन्हीं शब्दों को एक यानी कि एक सही ढंग से पिरोकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, और उनको क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये सभी पहले किस गवर्नमेंट के अंदर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, 1935 की बात है। फिर यहाँ पर बात आता है कि व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज मेयरली अनदर नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन। जो हम आज कह रहे हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि राज्य के नीति निर्देशक क्या है, ये पहले इनको यानी कि जब हम लोग बात कर रहे थे यानी कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट यानी हाँ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट एक्ट यानी कि 1935 वाला, तो उसमें क्या था, यानी कि जो शब्द थे यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस,
जो यानी कि शब्द लिए गए थे वहां पर, ठीक है, स्टेटमेंट जो थी दी गई थी, उन्हीं को आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं, डीपीएसपी, ठीक है, बात समझ गए। अब अगली बात है यहाँ पर कि द ओनली डिफरेंस इज दैट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर यानी कि डिफरेंस जो दिया गया है किसका, इंस्ट्रक्शंस को लेकर, किसको, लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव के लिए। वहां पर यानी कि हम 3-4 चीजों को लेकर चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर यानी कि इंस्ट्रक्शंस खाली किसको लेकर दिया गया है, लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव के लिए। तीसरा क्या बोलता है उसको समझिएगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो लेक्चर को दोबारा से देखिएगा, और फिर अगर नहीं समझ में आता फिर से लेक्चर को देखिएगा, फिर अगर नहीं समझ में आता है तो आप एक बार बुक को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि बुक से बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं, और फिर लेक्चर को देखिएगा, गारंटी करता हूं आपका डाउट 100% सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी constitutes a very comprehensive economic, social and the political program for a modern democratic state। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो यानी कि क्या करते हैं, एक उनका यानी कि विचारधारा है कि भारत को, देश को, राज्य को क्या बनाना है, एक पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर द मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट, यानी कि हमें भारत को एक मॉडर्न स्टेट बनाना है, मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट, डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातंत्र, ठीक है, जनतंत्र जहां पर हो, ठीक है। यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम चलाए जाए, मतलब इकोनॉमिक मतलब लोगों की अर्थव्यवस्था सही हो, सोशल मतलब लोगों में भाईचारा अच्छे से हो, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक व्यवस्था सही से हो, कोई यानी कि नेपोटिज्म का कोई देख रखाव यहाँ पर ना हो, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगली बात है द एम दे एम टू रियलाइजिंग, कहने का मतलब यहाँ पर ये है दे एम टू रियलाइजिंग द high ideal of the justice, liberty, equality and the fraternity as outlined in the preamble of the constitution। मेरे भाइयों मैं तुम्हें एक बात बोलूं कि एक्चुअल में ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी लाया गया, एक क्वेश्चन भी आया था, आई थिंक 2020 में आया था, उसमें ये बोला गया था कि आखिरकार ये यानी कि जो सारे स्टेटमेंट्स हैं उसमें यानी कि राजकीय निर्देश यानी कि इन विच इट इज मेंशन द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, तो उसमें यानी कि दे रखा था फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज, और भी एक ऑप्शन था, तो आपका राइट ऑप्शन ये था कि डीपीएसपी, ये आपका राइट ऑप्शन था। तो इसी तरीके से यहां पर देखा गया कि जब यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लाया गया, उसका मेन मकसद यही था कि लोगों के बीच में जस्टिस सही तरीके से मिले, आइडियल जस्टिस मतलब आदर्श न्याय प्रणाली, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिबर्टी मतलब आपको स्वतंत्रता है, देखो आजादी की बात नहीं कर रहा, लिबर्टी इज द वन अदर थिंग एंड द इंडिपेंडेंस इज द अदर थिंग, कहते नहीं है हमें आज भी कुछ चीजों में आजादी नहीं मिली है, तो लिबर्टी यहाँ पर जो है वो स्वतंत्रता की बात करती है, आजादी ये होती है कि आप कुछ भी करो, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ लिमिटेशंस आपके ऊपर है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं हम लिबर्टी मिली है हमें, ठीक है। तो लिबर्टी है आइडियल लिबर्टी, आइडियल इक्वलिटी, हम एक दूसरे को बराबर मान के चलेंगे, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा बना के चलेंगे, ये सभी क्या है, ये हमारे यानी कि कब बताई गई थी, जब हमारा यानी कि प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट किया गया था, तभी उसमें यानी कि सभी चीजें मेंशन की गई थी, ये चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी मेंशन की गई, क्योंकि लोगों को पता चले कि एक्चुअल में हमें कैसे रहना है, कैसे लोगों से व्यवहार करना है, और किस तरीके से हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला लेक्चर अगला पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। इसमें इन्होंने बोला कि दे एम्बॉडीड, ठीक है, दे एम्बॉडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, कहने का मतलब इन्होंने ये भी बताया कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, स्टेट का वेलफेयर करेंगे, ठीक है, स्टेट का वेलफेयर करेंगे, नॉट डेट ऑफ द पोलिस स्टेट, यानी कि यहां पर हम स्टेट कैसा बनाएंगे, एक यानी कि सर्वराष्ट्र, मतलब सर्वराष्ट्र का मतलब ये वेलफेयर स्टेट मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देश के हित यानी कि लोगों के हित में काम करेंगे हम लोग, यानी कि लोगों का हित हो, पुलिस स्टेट नहीं जहां पर पुलिस किसी को भी मार रही है, पीट रही है, इस तरीके से, ऐसा कुछ भी नहीं है। विच स्टेट यानी कि पुलिस स्टेट कब कैसा था, जब यानी कि कॉलोनियल एरा था हमारे भारत में, लोग यानी कि ब्रिटिश राज के अंदर रहते थे, ब्रिटिश राज के अंदर रहते थे, उस वक्त क्या था कि लोगों को इतनी आजादी नहीं थी कि वो जो भी चाहे खुल के कर सकते हैं, लोग अपने हाव भाव, अगर मान लो ब्रिटिश जो चाहेगी वो कर सकती थी, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था उसमें यानी कि 1919 23 मार्च 1919 इतना मुझे याद है, हाँ 1919 में जो हुआ उसमें क्या हुआ था कि लोग खाली अपना यानी कि एक सभा आयोजित की थी, वहां पर खड़े हुए थे, अगर लोग एकत्रित हुए, लेकिन सारे निहत्थे थे उन पर, यानी कि जनरल डायर ने क्या चलवाया, मतलब वो एक पुलिस ही तो थी, वो उन्होंने क्या कर दिया, सभी को, बहुत लोगों को मार गिरा, हजारों में लोगों की यानी कि जाने गई, ठीक है, लेकिन वो ऐसा स्टेट नहीं बनाना था हमारे देश में।
पुलिस करेगी अपना काम, वो भी वेलफेयर के लिए, लेकिन स्टेट को ऐसा स्टेट बनाना था जिसमें सभी का हित हो। बात समझ में आ गई? अगला बात कर रहे हैं यहां पर अ ब्रीफ, इन अ ब्रीफ अगर मैं बोलना चाहूं, सीक टू एस्टेब्लिश एन इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर वेरी बेसिक बोला जाए तो हम लोग यानी कि एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं जहां पर यानी कि हम खड़ा करना चाह रहे हैं सबकी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था अच्छी हो, ठीक है, सोशल मतलब सामाजिक यानी कि लोगों में भाईचारा की भावना अच्छी हो, डेमोक्रेसी यानी कि सोशल डेमोक्रेसी मतलब सभी लोग मिलजुल के भारतीय जनतंत्र को आगे बढ़ाएं, ठीक है, देश का हित हो उसमें, इन द कंट्री, कंट्री के अंदर मतलब देश के अंदर। अब बात आती है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उनको नॉन जस्टिसिएबल भी बोला जाता है, क्योंकि उनको यानी कि लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। इन्फोर्स का मतलब ये होता है कि इन्फोर्सेबल यानी कि कोर्ट में उनको यानी कि अगर इनका वायलेशन हो रहा है तो कोर्ट में उनको यानी कि नहीं ले जा सकता कि हाँ, जैसे अभी मैंने एक आगे मैं बताऊंगा, जब गांधीयन प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि यानी कि स्लॉटर ऑफ द काउ, लेकिन आप जैसे मोदी गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया, वो अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वहां पर स्लॉटर ऑफ काउ चल रहा था, कोई फंडामेंटल राइट तो था नहीं। दैट इज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो यहां इनको वॉयलेट भी किया जा सकता है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट ये हाथों में ले सकती है, लेकिन फंडामेंटल राइट जब तुम्हारे हनन करेगी, हाथों में लेगी, तो हम उसे सुप्रीम कोर्ट में यानी कि क्या कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं, कह दें कि भैया हमारा ये फंडामेंटल राइट हानि किया जा रहा है और हमारा ये राइट हमें मिलना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में आ जाएगा, ना कि गवर्नमेंट के फेवर में। ठीक है, वो सभी चीजों को देखेगा, क्योंकि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पहले पढ़ाया था, वही चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे किसी भी आर्टिकल को लेकर, किसी भी चीज को लेकर। अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं therefore the government central and the state local cannot be compelled to the implement them। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो जिसमें अगर बात करें हम तो सेंट्रल है या फिर यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट जो भी है, लोकल गवर्नमेंट जैसे यानी कि पंचायती राज व्यवस्था जो भी है, ठीक है, कैन नॉट बी कंपेल टू देम, यानी कि उनको कंपेल नहीं करेगा। अब बात करते हैं नेवरदलेस द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 37 जो है इटसेल्फ सेज दैट द प्रिंसिपल आर द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड दस इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट्स टू अप्लाई द प्रिंसिपल इन द मेकिंग लॉस। कहने का मतलब यहां पर यह है कि हमें वॉयलेट तो नहीं करना है, लेकिन कभी अगर ऐसी जरूरत पड़ जाए कि इनके बिना काम नहीं चल रहा है तो हम उस केस में यानी कि इनको यानी कि तोड़ सकते हैं। लेकिन यह भी कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स की तरह है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की तरह जो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 37 ये बोलता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ द यानी आर द फंडामेंटल यानी कि मूलभूत है किसके लिए, कि गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड सेल बी ड्यूटी, यानी कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि जब भी कोई भी पॉलिसी या प्रिंसिपल, कोई भी सिद्धांत या लॉ बना रहे हैं, कोई भी कानून बना रहे हैं, तो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहती है, इनको तोड़े ना, लगभग उनको लेकर चले। ठीक है, माइंड में रख के चले। फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ठीक है, इसमें यह कह रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दो नॉन जस्टिसिएबल, यानी ये भी कहा गया कि यानी कि नॉन जस्टिसिएबल है इन नेचर में, यानी कि इनको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, दे दे हेल्प द कोर्ट्स इन द एग्जामिनिंग द डिटरमाइनिंग एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ। कहने का मतलब यहां पर ये है कि ये कोर्ट को यानी कि हेल्प द कोर्ट, यानी कोर्ट की मदद करता है इन एग्जामिन करने में, किसी चीज को परीक्षण करने में, डिटरमाइनिंग करने में, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, उसकी वैलिडिटी कब तक है ऑफ द लॉ, ठीक है, वैलिड है या नहीं है, अगर इनको देखकर ये चलता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड मेनी टाइम्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने यानी कि रूल किया मेनी टाइम्स दैट इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी एनी लॉ, इफ द कोर्ट्स फाइंड्स दैट the law in the question seeks to give the effects under of the directive principles, it may be the considered such as a law reasonable in a relations टू द आर्टिकल 14 जिसको हम लोग कहते हैं यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, एंड आर्टिकल 19 जिसको यानी कि हम लोग कहते हैं सिक्स फ्रीडम, यानी कि जिसके अंदर छह फ्रीडम के बारे में बात करता है, फ्रीडम ऑफ जस्टिस लाइक दैट, बहुत सारी चीजें हैं। एंड दिस द सेव द लॉ द अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी, यानी कि इसी में हम लोग यानी कि बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर लिया, जैसे यानी कि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट है वो रूल करके चलता है मेनी टाइम्स, बहुत समय, और ये डिटरमाइन करके चलता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में कि आखिरकार क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, क्या सही है क्या गलत है। और दूसरी बात ये है, इफ अ कोर्ट फाइंड्स, यानी कि कोई भी कोर्ट जो है फाइंड करके चलता है कि that यानी कि लॉ इन द क्वेश्चन सीक्स टू गिव द इफेक्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये सारी चीजें थी, मैंने बता दी आपको। अब आता है यहाँ पर यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है उनका यानी कि क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब उनका वर्गीकरण किया गया है, किसके बेस पर यानी कि उनको यानी कि आगे बढ़ाया गया है। तो
जो हमारे बोलूं मैं अगर, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि कभी भी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कंटेंट यानी कि उनका यानी कि क्लासिफिकेशन देखा जाए तो यानी कि कंटेंट करके नहीं चलता है, लेकिन हमने अपनी अकॉर्डिंग के अनुसार हमने यानी कि अपने यानी कि समझने के अनुसार हमने उसे 3 भागों में बांट दिया, जिसको हम लोग बोलेंगे पहला है हमारा सोशलिस्टिक, दूसरा हमारा गांधीयन एंड द तीसरा लिबरल, यानी कि लिबरल एंड द इंटेलेक्चुअल। बात समझ में आई? अगला बढ़ते हैं। ये देखिए आपने समझ लिया, उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है पहला पार्ट। पहला यानी कि जो है पहला बात कर रहा है, पहला किसके बारे में बात कर रहा था? अ, पहला बात कर रहा था सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के बारे में। आखिरकार सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है क्या, तो उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूं, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप लोगों से फीस यही रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को, कि ये जो प्रिंसिपल है ये रिफ्लेक्ट करते हैं आइडियोलॉजी ऑफ द सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? समाजवादी विचारधारा। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं, ये ले डाउन करके चलता है फ्रेमवर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक स्टेट एम एट द प्रोवाइडिंग द यानी कि सोशल एंड द इकोनॉमिक जस्टिस। यानी कि यहाँ पर ये एक एम है और फ्रेमवर्क लेके चलता है किसको? डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक स्टेट के लिए। और एम क्या प्रोवाइड करके चलता है? सोशल एंड द इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, और सेट द पाथ टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। ये एक पाथ को यानी कि सेट करके चलता है कि यहाँ पर स्टेट का वेलफेयर हो। ठीक है, और ये आगे यानी कि स्टेट को डायरेक्ट करके चलते हैं। उसको देखो, वन पॉइंट मैं समझाऊंगा। पहला क्या है, ये क्या करते हैं? पहला पॉइंट ये बोलता है कि यहाँ पर वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों का भला हो, और सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर प्रीमिटेड बाय जस्टिस। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सोशल यानी कि ऑर्डर जो है उसको प्रीमिट करके चलता है, सोशल जस्टिस मिल सके, इकोनॉमिक यानी कि इकोनॉमिक व्यवस्था अच्छे से हो, पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा हो। ठीक है, और एंड मिनिमाइज करता है इनइक्वालिटीज को, इनइक्वालिटी को कम करके चलता है इन द इनकम एंड द स्टेटस एंड यानी कि फैसिलिटीज एंड द अपॉर्चुनिटीज। आर्टिकल 38 यानी कि लोगों को अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटी मिल सके, फैसिलिटी मिल सके, इनकम अच्छी हो। ठीक है, इनइक्वालिटीज को कम करता है। बात समझ में आई? अगला बढ़ते हैं। ये सिक्योर करके चलता है किसको? कि राइट टू एडिक्वेट मीन ऑफ द लिवलीहुड फॉर ऑल द सिटीजन्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि लोगों के पास क्या हो, बहुत यानी कि एक लिवलीहुड है, यानी कि लोगों के पास एक जीवन यापका का साधन हो। ये एक बात करता है। अब अगर ये फंडामेंटल राइट के अंदर होता तो हम लोग स्टेट से बोल देते कि हमें यानी कि क्यों नहीं मिल रहा है जीवन यापका का साधन, लेकिन इसे फंडामेंटल राइट के नहीं, इसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि यार हमारे पास उतने साधन अभी है नहीं, तो सबको, हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट कब तक तुम्हें यानी कि इतने साधन मुहैया कराएगी, तो इसलिए खाली ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर है। ठीक है, कभी लड़ मत बैठना किसी से। चलिए बी पार्ट कहता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड्स। कहने का मतलब यहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ये मतलब कि बराबर का यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम, और मटेरियल का, रिसोर्सेज का। ठीक है, जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं जिनके लिए हम लोग यानी कि कोई भी बात करेंगे, ठीक है, जो भी यानी कि स्टेट से मिल रहा है। ठीक है, किसी भी यानी कि कम्युनिटी के लिए कॉमन पीपल यानी कि कॉमन गुड्स जो है, यानी कि पर्टिकुलरली किसी को ज्यादा देंगे नहीं, किसी को कम नहीं देंगे, बराबर, इक्विटेबल मतलब बराबरी तरीके से। ठीक है, कोई भी चीज के। सी पार्ट ये बोलता है कि प्रिवेंशन ऑफ द कंट्रोवेंशन ऑफ द वेल्थ एंड द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन। यानी कि यहाँ पर प्रिवेंट करके चलेंगे कंट्रोवेंशन। ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ, यानी कि लोगों को यानी कि प्रिवेंट करेंगे, वेल्थ ज्यादा यानी कि धन ना एकत्र करें, उतना ही रखें जितना यानी कि उनको चाहिए। एंड मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन उतना ही करें जितना अच्छा है, बेफालतू का नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। यानी कि कोई भी महिला हो, पुरुष हो या महिला हो, अगर वो काम कर रहे हैं किसी भी सेक्टर में, तो पुरुष को ज्यादा नहीं, ना ही महिला को ज्यादा, दोनों को बराबर बराबर धन मिलेगा उनकी, यानी कि जो वर्कर यानी कि जो उनकी क्या बोलते हैं मजदूरी। ठीक है, मजदूरी मतलब लेबरी जो उनकी है वो बराबर मिले, लेबर। ठीक है, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ द वेल्थ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स एंड द चिल्ड्रेन अगेंस्ट द फोर्सिबल अब्यूज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि प्रिजर्वेशन ऑफ द वेल्थ, यानी कि वेल्थ का प्रिजर्वेशन हो रहा है, स्ट्रेंथ करके चलेंगे वर्कर्स को, एंड चिल्ड्रेन को हटाकर चलेंगे वहां पर। यानी कि चिल्ड्रेन को कोई भी आज्ञा नहीं है, उनको फोर्सिबली अगर कोई काम कराएगा तो उनके लिए केस किया जाएगा हमारे कोर्ट में, और उसके अगेंस्ट यानी कि कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये क्या क्या है? अब्यूज मतलब एक किस्म से गाली है। गाली मतलब बोलूं तो एक बहुत ही भद्दा काम है। अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि लोगों को, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे देश के जो बच्चे हैं, उनको यानी कि क्या किया जाए? हेल्दी डेवलपमेंट मतलब उनका
मतलब हेल्थ में सुधार आए, ठीक है, तो उनका यानी कि स्वास्थ्य विकास अच्छा हो, तो उसके लिए आर्टिकल यानी कि हमारा 39 बोल के चलता है, आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट क्या बोलता है, सॉरी पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 ये बोलता है कि टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड द प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, यानी कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि प्रमोट करके चलता है जस्टिस एंड प्रोवाइड करके देता है फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड मतलब जो पुअर लोग हैं उनको कुछ ना कुछ यानी कि जैसे राशन पानी नहीं है, ये फ्री मिलता है कभी कभी, या कुछ यानी कि अमाउंट उनसे ऐड करके हल्का, मतलब अगर मान लो गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज ज्यादा देती है, जैसे पुअर पीपल को क्या करते हैं, कोटा होता है गांव में, क्या होता है कोटा या राशन मिलता है। राशन राशन का मतलब ये होता है कि वहां पर उनको कम रुपए में यानी कि राशन मिले। कम रुपए में मतलब अगर मार्केट में मान लो 22 रुपए किलो यानी कि चावल है, तो उनको वही 5 रुपए किलो यानी कि चावल मिलेगा, या 10 रुपए किलो, मतलब मिनिमम करके दिया जाएगा, कम से कम वो लेकर खरीद कर खा सके, क्योंकि उसकी आमदनी कम होती है। एक कहावत है बहुत अच्छी, आमदनी अठन्नी रुपया खर्चा रुपया। तो भाइयों यहाँ पर उनकी आमदनी कम है, खर्चा रुपया के बराबर है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उनके जो यानी कि राशन है उसमें यानी कि रुपए कम पर यानी कि सब्सिडीज पर देकर उनको भूख मिटाती है, ये गवर्नमेंट हमारी करती है। टू सिक्योर द राइट ऑफ टू द वर्क, टू द एजुकेशन एंड द पब्लिक असिस्टेंस in the cases of the unemployment, old age, sickness and the disablement। मेरा भाइयों मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूँ, ये सिक्योर करके चलता है राइट टू वर्क, यानी कि आपको अधिकार है, आप काम कर सकते हैं। टू द एजुकेशन, यानी कि आप एजुकेशन ले सकते हैं। पब्लिक असिस्टेंस जुटा सकते हैं कि इन केस ऑफ किसमें, यानी कि जब आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। दूसरी बात, ओल्ड एज सिकनेस, आपको यानी कि क्या हो रहा है, आप बीमार चल रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ गवर्नमेंट करती है, जब आप बूढ़े हैं तो उसके लिए कुछ पेंशन वगैरह मिलता है, ठीक है। एंड डिसेबलमेंट, ये आर्टिकल 41 बोलता है। अब पॉइंट नंबर 6 ये क्या बोलता है, टू मेक द प्रोविजन फॉर द जस्ट एंड द ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क एंड द ह्यूमैनिटी रिलीफ। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये प्रोविजन बनाता है किसके लिए, ह्यूमन कंडीशन मतलब यानी कि मानवता जात के लिए, बाहर उनके वर्क करने के लिए, मैटरनिटी के लिए, कितना उनको रिलीफ दिया जाए, ये सभी के लिए आर्टिकल 42 बोलता है। सिमिलरली आर्टिकल 43 क्या कहता है कि सिक्योर द लिविंग वेज, यानी कि यहाँ पर वेज को लीव करके चलेंगे, आ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ एंड सोशल एंड द कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर द ऑल द वर्कर्स। बात समझ में आ गई, अगला पढ़ते हैं। 7 पार्ट ये बोल के चलता है, मैं देखो मैं हर चीज लेके आता हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पर कुछ थोड़ा ला इधर से, देखो मैंने पढ़ा के निकल लिया, यार भाई कुछ भी पढ़ो डिटेल में पढ़ो, बस क्रैश कोर्स नहीं है यहाँ पे। टू मेक द स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, यानी कि एक सिक्योर स्टेप होना चाहिए स्टेट का, किसके लिए, कि अगर कोई भी वर्कर है किसी भी पार्टी यानी कि इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो उसका स्टेप सेफ होना चाहिए। सेफ मतलब वो इंडस्ट्री सही है, कोई यानी कि हजार्डस इंडस्ट्री तो नहीं है, ये सभी चीजें यानी कि आर्टिकल 43 बोलता है। दूसरी बात ये बोलता है कि टू रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन, यानी कि जो लोग रह रहे हैं, जो पीपल लोग रह रहे हैं, उनकी हेल्थ में इंप्रूव करने के लिए क्या होता है, उनके अंदर न्यूट्रिशन को ऐड करना पड़ता है, और उनके लेवल ऑफ द स्टैंडर्ड लिविंग उसको भी चेंज करना पड़ता है। अब आता है हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं उनके नाम पर कुछ प्रिंसिपल हैं जिनको हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल जो है किसके ऊपर, गांधी जी की आइडियोलॉजी मतलब उनका जो विचारधारा थी उसके ऊपर यानी कि बेस्ड है। ये क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंट करके चलते हैं एक प्रोग्राम जो यानी कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इनुंसिएटेड बाय गांधी जी ड्यूरिंग द नेशन मूवमेंट, यानी कि ये सभी वो विचारधाराएं हैं जब गांधी जी यानी कि नेशनल मूवमेंट यानी कि नेशनल मूवमेंट जो चला रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन, उस समय उनके अंदर जो दिमाग में आ रहा था उनको लेकर रखे गए। क्योंकि गांधी जी ऐसे थे जो जिन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उन्होंने बस ये कह दिया था कि अंबेडकर अच्छे हैं, उनको साथ में रखकर आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, क्योंकि उनको लॉ और कानून की अच्छी यानी कि पॉलिसी और कानून की अच्छी सी पकड़ है, अच्छी सी ज्ञान है उनको, उन्होंने ये बताया था। तो अंबेडकर साहब कैसे भूल जाते हैं उनको, तो उन्होंने कहा कि सभी प्रिंसिपल रखे जाएंगे तो इसमें गांधीयन प्रिंसिपल भी रखा जाएगा, और उन प्रिंसिपल के अंदर यानी कि जो हमारे एक किस्म से भगवान समान ही अगर कहा जाए तो गांधी जी की विचारधारा को उसके अंदर रखा गया। वो क्या है उनको समझे। In order to fulfill the dreams of the Gandhi, some of the ideas were included as the directive principles state. They are required as a state.
कहने का मतलब यहाँ पर यह कि गांधी जी की विचार यानी कि गांधी जी को आत्मा को शांति पहुंचाने या गांधी जी की यानी कि सेटिस्फेक्शन, उनकी आत्मा को सेटिस्फेक्शन या उनको यानी कि विचारों को सेटिस्फेक्शन लाने के लिए उनके विचारों को ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंक्लूड कर दिया गया, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट बन गए, जिसका फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत, यानी कि वो कहते थे कि यानी कि किसी भी गांव में या किसी भी स्टेट में लोगों की सुनाई यानी कि होनी चाहिए, और भी सेल्फ गवर्नमेंट ही होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ पंचायत होनी चाहिए, जैसे यानी कि गांव में क्या होता है, कोई भी विवाद हुआ तो लोग पंचायत लगाकर उसमें मुखिया जो होता है न्याय कर देता है, पुलिस में जाने की जरूरत ही नहीं है, कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बोला गया कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज किया जाए विलेज पंचायत को, और उसका इंडो with the necessary power the authority to enable them the functions as a unit of the self government। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसी यानी कि ये सभी यानी कि जो विलेज पंचायत बनाना चाहिए। दूसरी बात, ये सभी नेसेसरी पावर होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, एनेबल करना चाहिए फंक्शंस ऑफ यूनिट एंड द यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि लोगों की यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट होगी, वो अपनी गवर्नमेंट स्वयं बना सकते हैं। मतलब अपने गांव से फंड जनरेट करेंगे, अपने गांव के लिए हित में काम करेंगे, अपने गांव से लोगों को इकट्ठा करेंगे, उसमें मुखिया बनाएंगे, फिर उनको गवर्नमेंट से यानी कि कुछ ना कुछ यानी कि एडिशन मिलेगा, मतलब यानी कि ऐड मिलेगा, और जिसपे वो काम करेंगे। जैसे प्रधान होता है, गांव में प्रधान होता है, ठीक है, प्रधान क्या करता है, लोगों की सुनवाई करता है और उन्हें गवर्नमेंट से तनख्वाह मिलती है। ठीक है, और प्रधान ही अपने गांव का, अपने यानी कि क्षेत्र का विकास करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था के अंदर बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिनको अप्लाई करके लोगों की नाली, लोगों की सड़कें, लोगों के घर, लोगों का शौचालय, हर प्रकार की व्यवस्था, सैनिटेशन की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था दिलाने की कोशिश करता है। अगर प्रधान ही करप्ट हो जाए तभी ये चीजें नहीं होती है, जिसको हम लोग यानी कि सभापति भी बोलते हैं। अब बात आती है टू प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्रीज, यानी कि जो यानी कि कुटीर उद्योग जो है उनको यानी कि बढ़ाने की ज्यादा से ज्यादा बोला उन्होंने, और कहा ये इंडिविजुअल स्तर पर बढ़ना चाहिए, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपना यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री चलाए। जब कोई व्यक्ति अपना कुटीर उद्योग चलाएगा, छोटा छोटा उद्योग, जैसे मान लो अगर गांव में क्या होता है, आज भी देखा जाए तो तेल पेल यानी कि जिससे तेल की पिलाई होती है, या मतलब यानी कि लाही की पिलाई होती है जिससे तेल निकलता है, या तेली की यानी कि तिल्ली की पिलाई होती है उससे तेल निकलता है, उसी को कुटीर उद्योग के अंदर लाया गया। जैसे जैसे अगर बोला जाए कि धान से चावल बनाना, गेहूं से फ्लोर बनाना, मतलब आटा बनाना, ये सभी क्या है, कुटीर उद्योग के एक संसाधन है। ठीक है, इस तरीके से कढ़ाई बुनाई, कताई बुनाई, ये सभी क्या है, ये सब क्या है, एक कुटीर उद्योग के यानी कि पार्ट है, मतलब उसी के अंग है। उसी के बाद यानी कि चारपाई को बुनना, स्वेटर बुनना, ये सभी क्या है, कुटीर उद्योग के पार्ट है। ये सभी इंडिविजुअल बेसिस पे होने चाहिए, ऐसा बोला उन्होंने। और ये सभी लोग यानी कि क्या करना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए उनमें, यानी कि कोऑपरेट करके चले ऑन यानी कि बेसिस इन द रूरल एरियाज, यानी कि एक रूरल एरिया में उनके अंदर क्या होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए जिसके बेसिस पर यानी कि वो रूरल एरिया में से बढ़ाकर चले, कोऑपरेट करके चले। ठीक है, अब बात आती है थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है उसको समझे। थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि टू प्रमोट द यानी कि वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनरीज या फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक यानी कि कंट्रोल एंड द प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखिए ये क्या कह रहा है कि प्रमोट करके चलें किसको, वॉलंटरी फॉर्मेशन के लिए, ऑटोनोमस यानी कि फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, दूसरी बात ये बोला कि यानी कि जो डेमोक्रेटिक यानी कि कंट्रोल है एंड द प्रोफेशनल मैनेजमेंट है ऑफ द यानी कि कोऑपरेटिव यानी कि सोसाइटीज के लिए, उन सभी को यानी कि आर्टिकल 43 बी के अंदर मेंशन किया गया। उसके बाद आता है फोर्थ पार्ट, वो बोलता है कि प्रमोट द एजुकेशनल एंड द इकोनॉमिक यानी कि इंटरेस्ट ऑफ द, यानी कि जितने भी हमारी वीकर सेक्शन है या जनजातीय लोग हैं, या यानी कि जैसे मैं बोलूं SC/ST, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड यानी कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उनको प्रोटेक्ट करके चले फ्रॉम द सोशल यानी कि इनजस्टिस के लिए, और इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनकी एजुकेशन में यानी कि और उनकी अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ योगदान करे स्टेट। प्रोहिबिशन ऑफ द कंजप्शन ऑफ द इंटॉक्सिकेंट्स ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू द हेल्थ। उन्होंने कहा कि यानी कि गांधी जी की विचारधारा थी, उन्होंने कहा कि यानी कि कोई भी ऐसा यानी कि कंटेंट ना मिलाया जाए जो जिससे यानी कि हमारी हेल्थ में कोई ना कोई प्रभाव पड़े। तो इंटॉक्सिकेंट नहीं मिलाना चाहिए हमारी ड्रिंक्स में, कोई भी ड्रग नहीं लेना चाहिए बच्चों को या हमारे देश के नागरिकों को जिससे हमारी हेल्थ पर उसका इंपैक्ट पड़े, जिसे आर्टिकल 47 लेकर चलता है। उसके बाद ये बात आती है कि यानी कि प्रोहिबिट करता है स्लोटर, मैंने बताया था ना, काऊ का स्लोटर यानी कि जो है उसको यानी प्रोहिबिट करके चलता है, काब्स का एंड अदर मिल्च ऑफ द ड्रॉट
कैटल एंड इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, यानी कि उनकी ब्रीड को बढ़ाकर चलें और देश के वेलफेयर के लिए सोचें। ये बात हो गई इसकी। अब बात है लिबरल इंटेलेक्चुअल एंड प्रिंसिपल्स। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल का मतलब ये होता है उदार बौद्धिक सिद्धांत, ठीक है, उदार बौद्धिक सिद्धांत। देखिए बौद्धिक सिद्धांत मैं बात कर रहा हूं। अब बौद्धिक सिद्धांत क्या है, हमारे ही देश में जन्म लिया लुम्बिनी नामक ग्राम यानी कि वन में, जिनको हम लोग महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं। तो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स यानी कि उदार बौद्धिक सिद्धांत, बौद्धिक मतलब यानी कि वही सिद्धांत जो महात्मा बुद्ध के अंदर चलते थे, तो उन प्रिंसिपल को भी यानी इसमें ऐड किया गया। क्यों ऐड किया गया, क्योंकि वो सभी को बराबर लेकर चलते थे, मिडिल पाथ को फॉलो करते थे। और ये क्यों ना रखा जाए, क्योंकि इसमें बनाने वाले ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, तो उनमें बहुत ज्यादा आस्था थी, तो उन्होंने इसके प्रिंसिपल को यहाँ रखा, क्योंकि वो सबके वेलफेयर के लिए, वो किसी पर्टिकुलर समाज या किसी धर्म के लिए फॉलो नहीं करके नहीं चलते, सभी के लिए थे, ठीक है। तो प्रिंसिपल इंक्लूड दिस कैटेगरी रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ द लिबरलिज्म, ठीक है, बौद्धिक सिद्धांत को लेकर चलते हैं, सामाजिक यानी, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो मैंने बता रहा हूँ उदार तरीके की भावना लेकर चलते थे। और ये कहते थे दे डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर द सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि सभी व्यक्तियों को यूनिफॉर्म मतलब समान तरीके से एक यूनिफॉर्म कोड जनरेट करना चाहिए, जिसको थ्रू आउट द कंट्री यानी कि बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई, यानी कि भारत के यानी कि समस्त राज्य या नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए। मतलब कोई भी ये ना हो कि आप उस राज्य के रहने वाले हो और इस राज्य में आपको यानी कि इतनी अनुमति नहीं है, नहीं, जितना उस राज्य के लोग को अनुमति है उतना ही हमारे राज्य की अनुमति, ठीक है, ये स्टेट लेके चलती है। टू प्रोवाइड अर्ली लिवलीहुड टू प्रोवाइड early childhood care and education for all the children until they complete the age of the 6th year। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, हमें क्या करना चाहिए, बच्चों जो यानी कि चाइल्डहुड बच्चे हैं उनको यानी कि जल्दी से जो यानी कि छोटी छोटी जो यानी कि छोटे स्तर पर मतलब यानी कि जब तक वो 6 साल की उम्र कवर यानी कर ना ले, उससे कम बच्चों को यानी कि घर पर ही क्या अच्छी सी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छा यानी कि क्या बोले मैं, हाँ, एजुकेशन सिस्टम उसको देखने को मिलना चाहिए घर पर, उससे अच्छे यानी कि सुधार या समझाओ के व्यवहार मिलना चाहिए। टू ऑर्गेनाइज द एग्रीकल्चर एंड द एनिमल हस्बेंड्री ऑन अ मॉडर्न एंड द साइंटिफिक लाइन्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ऑर्गेनाइज करके चलें किसको, एग्रीकल्चर को एंड एनिमल हस्बेंड्री को ऑन द मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स के लिए, यानी कि ज्यादा ज्यादा हो सके एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे, एग्रीकल्चर मतलब कृषि को, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन को बढ़ावा देकर चले, ऑन द मॉडर्न साइंटिफिक मतलब उसमें साइंटिफिक स्तर की यानी कि विचारधारा होनी चाहिए। ये सभी आर्टिकल हमारा किसको लेकर चल रहा है, आर्टिकल 48। दूसरी बात उसमें यानी कि बोल रहा है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड द सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें अपने इन्वायरमेंट को यानी कि इम्प्रूव करना है, उसे सेफगार्ड करके चलना है, जितने भी हमारे फॉरेस्ट है उसको यानी कि बचा के चलना, उसको यानी कि रक्षा करना है, जितने भी हमारी वाइल्ड लाइफ है उनको अच्छे से बचा के रखना है, ये हमारा आर्टिकल 48A बोलता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आता है 5th पॉइंट, वो कहता है प्रोटेक्ट द मोन्यूमेंट्स, यानी कि जितने भी हमारे देश में यानी विरासत है उनको सभी को बचा के चलना है। प्लेस एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द आर्टिस्टिक एंड द हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर द डिक्लेयर्ड टू बी द नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि जिनको नेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि राष्ट्रीय महत्वता के लिए रखा गया है, जैसे मैं बात करूं लाल किला, ताजमहल, ठीक है, जंतर मंतर एंड हवा महल, ये सभी क्या है, इनको यानी कि अगर मैं बोलूंगा ये क्या है, सवारी हमारे मोन्यूमेंट्स, इनको बचा कर रखना है हमें, आर्टिकल 49 कवर करके चलता है इसको, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, यानी कि हमारी जो जुडिशरी है, ठीक है, जुडिशरी को हम बचाकर चलेंगे, अलग लेकर, यानी कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी, जितनी भी पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट है, ठीक है, उनका अलग काम रहेगा। ये हमारा आर्टिकल 50 बोल के चलता है। टू प्रोमोट द इंटरनेशनल पीस एंड द सिक्योरिटी just and the honorable relation between the nation, to foster the respect for the international law and the treaty obligations and increase the settlements of the international disputes by the arbitration, article 51। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि प्रमोट करके चलना है किसको, इंटरनेशनल पीस को एंड द सिक्योरिटी को, एंड मेंटेन करना है जस्ट ऑनरेबल रिलेशन को,
बिटवीन किसके यानी कि नेशन एंड टू फॉस्टर द यानी कि रिस्पेक्ट करना है फॉर द यानी कि इंटरनेशनल लॉ एंड द ट्रीटी ऑब्लिगेशन के लिए, एंड इनकरेज करके चलना है सभी जितने भी यानी कि सेटलमेंट है किसके लिए, इंटरनेशनल यानी कि डिस्प्यूट पर और एट्रीब्यूशन को, आर्टिकल 51। तो यहाँ पर हमने लगभग 51 तक यानी कि आर्टिकल कवर कर लिए हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली विचारधारा के साथ, नए कंटेंट और नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।